नमस्कार मित्रों। काकोरी का नाम सुनकर जहन में बहुत सारे विचार कौंधते हैं और उन विचारों में सबसे महत्वपूर्ण विचार जो ये 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिखाई दे रहे हैं, इनके प्रति मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो शायद ही किसी अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति उत्पन्न होते होंगे। वैसे तो सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और इसलिए कहा गया, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में इस तरह का देखा गया है, आज़ादी के बाद क्रमशः देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले लोग, उनके परिवार का कोई अता पता लेने वाला नहीं बचा। हालांकि कुछ इधर हाल के वर्षों में काफ़ी परिवर्तन आया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव और फॉरगेटन हीरोज़, अनसंग हीरोज़ करके एक श्रृंखला शुरू की गई, विद्यालयों में प्रोजेक्ट दिया गया और उसके माध्यम से काफ़ी लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न हुई और ये लोगों को समझ में लगभग आ चुका है कि आज़ादी के आंदोलन में कुछ चंद नामों का योगदान नहीं है, बल्कि हजारों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर कोई शिलापट्टिका नहीं है, जिनके नाम पर कोई स्टेडियम नहीं है, जिनके नाम पर किसी सड़क का नाम नहीं रखा गया है। ऐसे बहुत सारे लोग, गुमनाम हीरो जिसको कहें, तो आज उसी का प्रतीक ये काकोरी और उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको। देश के शौर्य का प्रतीक काकोरी। तो क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश के काकोरी रेलवे स्टेशन पर 9 अगस्त 1925 को अंग्रेजों का खजाना लूट लिया था। अब इनसे प्रेरणा पाकर बाकी लोगों को खजाना लूटने की जरूरत नहीं है। वो समय अलग था, वो दौर अलग था, वो सरकार अलग थी, उनके उद्देश्य अलग थे। तो लूटे गए पैसे से हथियार खरीदे ताकि स्वतंत्रता संग्राम को गति दी जा सके। इस समय काकोरी घटना का शताब्दी वर्ष चल रहा है। अगले वर्ष 9 अगस्त को इसे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। स्वाभाविक है कि काकोरी प्रतिरोध की घटना देश में चर्चा का विषय बनने वाली है। सामान्यतः इतिहास के विद्यार्थियों के लिए काकोरी मात्र ट्रेन डकैती है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने कागजातों में इसे उसी रूप में लिखा है और दुर्भाग्य से बहुत सारे पब्लिशर्स, मैं एक किताब देख रहा था, उस किताब का नाम, बुक पब्लिशर का नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगी, कि सुभाष चंद्र बोस और ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को, भगत सिंह जैसे लोगों को टेररिस्ट पढ़ाया जाता है। कितने दुर्भाग्य की बात है ये। तो बाद में उस पर कार्रवाई भी हुई। हालांकि मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ और अभी भी हाल फिलहाल में बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, ईश्वरीय अवतार जिनको हम मानते हैं, उनके नामों का भी दुरुपयोग करने का एक चलन हुआ है फिल्मों के माध्यम से, बॉलीवुड वगैरह के माध्यम से। ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने कागजात को इसी रूप में लिखा था। अंग्रेजी कागजातों के आधार पर इतिहास लिखने वालों ने राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों को डकैत कहा। कुछ एक इतिहासकारों ने यदि इसे डकैती की बजाय क्रांति की घटना के रूप में चित्रित किया भी, तो इसे एक घटना विशेष से अधिक नहीं माना। देश में होने वाली क्रांति की सभी घटनाओं को अलग अलग घटना विशेष के रूप में ही इतिहास में लिखा और पढ़ाया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सशस्त्र संघर्ष के रूप में इन्हें न तो देखा गया और न ही इसकी राष्ट्रीय पहचान को सामने आने दिया गया। हालांकि इतिहास बताता है कि काकोरी की घटना केवल काकोरी तक सीमित नहीं थी, इसका देशव्यापी प्रभाव था और इसके पीछे क्रांतिकारियों का देशव्यापी संजाल भी था। वस्तुतः यदि हम अंग्रेजों के विरुद्ध देश के सशस्त्र प्रतिरोध के इतिहास का अवलोकन करें तो पाएंगे कि इसकी कुछ एक अभूतपूर्व विशेषताएँ हैं। पहली विशेषता यह कि इसका प्रारंभ इतिहासकारों द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से काफ़ी पूर्व हो चुका था। 1784 में
तिलका मांझी ने तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड सशस्त्र प्रतिरोध प्रारंभ कर दिया था। इसका ही प्रतिफल हम बाद में 1854 में सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, फूलो और झानो 6 भाई बहनों के बलिदान के रूप में देखते हैं। इसी श्रृंखला में आगे बिरसा मुंडा आते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनका सशस्त्र प्रतिरोध करने वाले ये सभी क्रांतिकारी 18 से 20 वर्ष के युवा मात्र थे और यह इसकी दूसरी विशेषता है। सशस्त्र प्रतिरोध की यह कहानी केवल बिहार तक सीमित नहीं थी, यह वहाँ से फैली और बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों सहित केरल तक पूरे देश में फैल गई। सशस्त्र क्रांति की तीसरी विशेषता है कि इसका देशव्यापी होना। पूरे देश में आम लोग क्रांतिकारी बन रहे थे और अंग्रेजों से मरने मारने की लड़ाई लड़ रहे थे। इनके बीच परस्पर संबंध भी थे, परंतु संबंध गुप्त हुआ करते थे। इनके परस्पर संबंधों को हम कुछ एक उदाहरण से समझ सकते हैं। पंजाब के क्रांतिकारी भगत सिंह राजस्थान के क्रांतिकारी को अपना आदर्श के रूप में घोषित करते हैं और वे काम करते हैं उत्तर प्रदेश में आकर राम प्रसाद बिस्मिल के साथ। काकोरी प्रतिरोध की घटना के बाद जब अंग्रेजों का दमन प्रारंभ हुआ तो क्रांतिकारियों को छिपने के लिए महाराष्ट्र में स्थान मिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में छिपने की व्यवस्था की थी। इसे सब कुछ बिना एक राष्ट्रीय संजाल की स्थापना के होना संभव नहीं था। इन क्रांतिकारी संघर्षों की चौथी विशेषता यह थी कि यह संघर्ष न्यूनतम संसाधनों से लड़ा जा रहा था। क्रांतिकारियों को देशी राज्यों का सहयोग प्राप्त नहीं था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समर के बाद अधिकांश देशी राज्यों की हिम्मत समाप्त हो चुकी थी। अधिकांश राज्यों ने अंग्रेजों के साथ घोषित समझौता कर लिया था। अंग्रेजों से संघर्ष करने वाले लोग आम जन थे। इसमें देश के हर एक समुदाय के लोग समान रूप से सहभागी थे, चाहे वह आज का कथित पिछड़ा वर्ग हो या अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के लोग। सभी समुदाय आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों को भगाने के लिए प्रयास कर रहे थे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ कथित अनुसूचित जनजाति के संघर्षों का नेतृत्व कथित पिछड़े वर्ग के व्यक्ति ने किया। उदाहरण के लिए भीलों के संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे गोविंद गुरु, जो कि पिछड़े वर्ग से थे। क्योंकि पिछड़े वर्ग से आते थे। ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं कि जो सशस्त्र संघर्ष देश में चल रहा था वो भारत के समृद्ध समाज का एक ज्वलंत उदाहरण था। काकोरी में हम ये देख सकते थे कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के मुख्य सहयोगी माने गए ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह, परंतु उनके विशेष सहयोगियों के नामों को देखेंगे तो उसमें सभी समाज के लोग मिलेंगे। अंग्रेजों की फूट नीति का इन पर कोई असर नहीं था। जातीय फूट के बीच स्वाधीनता से पूर्व उतना नहीं पनप पाए।